हेलो जी, वेलकम बैक। इस क्लास में हम इंटीरियर ऑफ अर्थ को पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में होपफुली तुमने जितना भी पढ़ा है उसको रिवाइज कर लिया है। आज की क्लास हम इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। सबसे पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की बात करें कि आप लोग बेसिकली इस क्लास में देखोगे क्या क्या, जिसमें कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोर्स टू स्टडी अर्थ इंटीरियर कि आपने बेसिकली क्या क्या सोर्सेज का यूज़ किया धरती की आंतरिक संरचना को समझने के लिए। कुछ डायरेक्ट सोर्स होंगे, कुछ इनडायरेक्ट सोर्स होंगे। उसके बाद सेकेंडली पढ़ेंगे हम पृथ्वी की परतें, लेयर्स ऑफ अर्थ। अब उन सोर्सेज के आपने क्या उन सोर्सेज को देख लिया और फाइनली आपने डिसाइड किया कि आपकी धरती जो है उसके ऊपर कुछ लेयरिंग है, जैसे कि सबसे ऊपर क्रस्ट है, उसके नीचे मांटल है, फिर आपका स्कोर है, फिर उसने फर्दर आपने इसको डिवाइड किए कर दिया, आउटर कोर इनर कोर, आउटर बेसिकली आउटर मांटल इनर मांटल, ऐसे करके एस्टेनोस्फेयर लिथोस्फेयर, ये कुछ डिवीज़न है जिसको कि हम इन डेप्थ देख लेंगे। लास्ट में डिसकंटिन्यूटी के बारे में पढ़ूंगा। डिसकंटिन्यूटी का मतलब ये हुआ कि आपकी जो क्रस्ट है और क्रस्ट और मांटल के बीच में एक लेयर, छोटी सी लेयर और आएगी जो बेसिकली ना क्रस्ट होगी ना मांटल होगी, तो बीच का है कुछ ऐसा रहेगा। ठीक है जी, डिसकंटिन्यूटी है बेसिकली वो। तो ये सारा हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है। इस क्लास में हम इन चीज़ों को देखने जा रहे हैं। अब ये सारे इंटीरियर ऑफ उन ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ने के बाद कुछ इस तरह का मैप निकल करके आएगा जिसको हम बोलेंगे अर्थ का इंटीरियर। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिगार्डिंग, ये मैंने इसलिए इंक्लूड किए। अब देखो यार, दो सेट ऑफ स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख सकते हैं। एक वो जिन्होंने ये टॉपिक ऑलरेडी कवर कर लिया है और बेसिकली वो कुछ ऐसे मतलब रिवीजन के पर्पज से इसको देख रहे हैं। तो आप लोग ना इस वीडियो को यहीं पॉज करें और ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर तुमसे ये बन रहे हैं क्वेश्चंस तो यार फिर तो यहाँ पे अच्छा है कि इस टॉपिक को छोड़ करके कुछ और टॉपिक आप पढ़ लीजिए जो आपका वीक है। क्लियर है? ये कुछ और क्वेश्चंस है, पॉज करो यहाँ पे वीडियो को और इन क्वेश्चन को सॉल्व करो। और जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं, डोंट वरी, हम इस टॉपिक को एक बार कवर कर लेंगे, फिर उसके बाद वापस आकर के इन क्वेश्चंस को देखेंगे। होपफुली तब आप इनको आराम से सॉल्व कर लोगे। क्लियर है जी? चलिए आज की क्लास कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि मैंने कहा है कि हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है सोर्सेज के बारे में स्टडी करना। अब धरती के सोर्सेज की बात करें तो बेसिकली हम धरती के अंदर की संरचना को पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब आंतरिक संरचना को पढ़ने के लिए आपके पास कुछ एक अब बेसिकली सोर्सेज आपको चाहिए होते हैं। क्लियर है? अब धरती के अंदर तुम घुस नहीं सकते ना। बेसिकली आपने धरती के अंदर की संरचना को पढ़ने के लिए आपने धरती के दो सोर्स आपके पास मेनली आगे जो धरती की संरचना के बारे में बता रहे। एक को आपने बोल दिया कि वो इनडायरेक्ट सोर्सेज है। इनडायरेक्ट सोर्स है मतलब वो धरती के इनडायरेक्ट सोर्सेज हैं, और एक आपके पास है डायरेक्ट सोर्सेज। अब मैं इनके एग्जांपल दूंगा तो तुम्हें और चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। जब मैं इनडायरेक्ट सोर्सेज की बात करता हूँ तो आप इनडायरेक्ट सोर्सेज में रखोगे, जैसे कि आपके यहाँ पे भूकंप आता है तो उसको बोलते हैं हम सिस्मिक एक्टिविटीज़। सिस्मिक एक्टिविटीज़ को आप रखोगे इनडायरेक्ट में। क्लियर है? क्योंकि आप धरती के डायरेक्ट अंदर नहीं गए हैं। क्लियर है? आपने सिर्फ सिस्मिक एक्टिविटी को नोट किया, भूकंपीय तरंगों का अध्ययन किया, और वहीं से आपने पाया कि अच्छा पी वेव है वो सॉलिड मीडियम में ट्रैवल कर पा रही है, फिर उसके बाद वो लिक्विड में जा पा रही है, लेकिन आपकी जो सेकेंडरी वेव है एस वेव जो है वो सिर्फ सॉलिड में जा पा रही है। तो इसका मतलब ये कि धरती के बीच में कहीं सॉलिड होगा, उसको हम दोबारा भी पढ़ेंगे। ठीक है? जब हम सिस्मिक एक्टिविटीज़ करेंगे वहाँ बताऊंगा तुमको मैं। बस हल्का सा यहाँ पे तुमको रेफरेंस के तौर पे एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। उसके बाद आपके पास इनडायरेक्ट सोर्स है मीटियोराइट्स। क्या होते हैं ये होते हैं उल्का पिंड। क्या होते हैं? उल्का पिंड। उल्का पिंड दोस्त आपके पास धरती के टाइम पे ही बने थे। जब आपकी धरती बनी थी उल्का पिंड भी तभी बने थे। और उल्का पिंड का एक बढ़िया मतलब फ़ायदा ये रहता है कि जैसे ये धरती के वातावरण में एंटर करते हैं तो इनकी बाहरी सतह जो वो जल जाती है। इनका ये बाहरी हिस्सा जल जाता है और बीच में इनका बचता है बिल्कुल अंदर का हिस्सा कोर सा बचता है। और वैसे ही धरती के टाइम पे बने हैं तो उल्कापिंड भी आपको ये धरती की आंतरिक संरचना को समझने में हेल्प कर देते हैं, इसलिए भाई ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके पास लेकिन है कैसे, ये इनडायरेक्ट सोर्स है। उसके बाद एक इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष सोर्स आपके पास आता है, ग्रेविटी एनॉमली। ठीक है? ग्रेविटी के वेरिएशन बेसिकली चेंजेस। ठीक है? उसके बाद आप मैग्नेटिक, जिसको हम मैग्नेटो अर्थ का मैग्नेटोपॉज कहते हैं, पैलियोमैग्नेटिज्म, ये सारे बेसिकली क्या है, अर्थ की आंतरिक संरचना को समझने में हेल्प करते हैं हमारे पास। उसके बाद डायरेक्ट सोर्सेज आएंगे। अब डायरेक्ट क्या हो सकता है, या तो तुमने क्या कहते हैं डायरेक्ट का मतलब ये है कि इंसान डायरेक्टली जा करके अर्थ के इंटीरियर में जाके चला गया। वो कैसे जा सकता है? माइनिंग करके। तो तुम माइनिंग करते हो तो वो लोग इसको डायरेक्ट सोर्स वो हो गया। उसके बाद धरती के अंदर से कोई ऐसी चीज़ आनी चाहिए डायरेक्टली जो धरती के सतह पे आ जाए बाहर, और उसको देख करके हम पढ़ लें कि भाई अच्छा नीचे से ये चीज़ आ रही है। जैसे कि लावा जो कहाँ कब निकलता लावा, जब आपके पास वॉल्केनिक एरप्शंस होती हैं। तो वॉल्केनिक एरप्शंस भी क्या बता रही हैं आपको, धरती की आंतरिक संरचना को समझने की हेल्प कर रही है कि अच्छा ये वॉल्केनो बाहर निकला, इसका मतलब धरती की बीच में खो ना हो, एक सतह ऐसी होगी जिसके पास जा कर के सारी
जो आपके पास रॉक्स है वो पिघल करके मोल्टन स्टेट में चली जाती हैं और बाद में अगर उनको ज़रा सा रास्ता मिल गया तो वो धरती से बाहर निकल आती है। इट मीन्स यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने वाला है। क्लियर है? तो ये आपके पास क्या है, डायरेक्ट सोर्स है, ये आपके पास इनडायरेक्ट सोर्स है। अब इन्हीं को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करा है, इसको एक बार रीड करते हैं ताकि चीज़ें तुम्हें समझ आ जाए। सबसे पहले डायरेक्ट सोर्स देखिए, माइनिंग, गहरी ड्रिलिंग कर लो भाई। तो लेकिन ड्रिलिंग करने का ना क्या है, ड्रिलिंग तुम एक लिमिट तक ही कर पाओगे, उसके बाद ड्रिलिंग इज़ नॉट पॉसिबल। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने धरती के ऊपर लगभग ड्रिलिंग की है 14 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेट, मान के चलो आपने मैक्सिमम ड्रिलिंग कर ली आज तक, कितनी, 14 किलोमीटर के आसपास। तो आपके पास और धरती की एक्चुअल में रेडियस है कितनी, तो दोस्त रेडियस 6371 किलोमीटर है और आप कितना ड्रिल कर पाए हो, आप ड्रिल कर पाए हो मात्र 14 किलोमीटर। तो देख लो भाई, ड्रिलिंग का एक लिमिट है, उसके अंदर तुम ड्रिलिंग करना फिजिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। मतलब आज तक की बात हमारे पास, आज तो ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे कि हम ऐसी ड्रिलिंग करें कि बिल्कुल धरती के कोर तक चले जाएं। क्लियर? हालांकि एक हॉलीवुड की मूवी है शायद कोर, उसमें वो कोर तक चले जाते हैं, ठीक है। वो मूवी थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन एक्चुअल में इंसान का जाना पॉसिबल नहीं है। वो बताऊंगा क्यों, क्योंकि नीचे जैसे जैसे नीचे चलते जाओगे ना, आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, ठीक, क्लियर है। 32 डिग्री मीटर पे जा करके, 32 मीटर पे जा करके आपका 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाता है, चेंजेस आ सकते हैं हर 32 मीटर पे जा करके, क्लियर है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है जाना। चले, मैंने बताया आप तक आज तक इंसान जो है वो कितनी माइनिंग कर पाया, मैक्सिमम 14 किलोमीटर तक डीप जा पाया धरती में, और उसको बोलते हैं कोला डीप माइन। कहाँ पे ये उस समय रशिया ने ओपन की, तो याद रखना कि ये रशिया के द्वारा की गई थी। उस समय USSR हुआ करता था, रशिया के द्वारा ये जो है वो डीप माइनिंग बेसिकली की गई थी, लेकिन बाद में बंद करनी पड़ी इनको, क्लियर है। दूसरा डायरेक्ट सोर्स अपने पास ज्वालामुखी लावा, मतलब आपके पास वॉल्केनिक एरप्शन हुआ, और वॉल्केनिक एरप्शंस में जो लावा आता है दोस्त, वो भी तो धरती के बीच में से आता है ना, इसलिए वो अगर लावा बाहर आया तो हो ना हो, आपने यहाँ देखा कि यार धरती के बीच में कोई लिक्विड स्टेट तो पक्का पाई जाएगी जहाँ से ये लावा आ रहा है, जो उसका सोर्स है बेसिकली वो स्टेनोस्फेयर से आता है, वो भी बताऊँगा तुमको मैं, क्लियर है। नेक्स्ट भैया अप्रत्यक्ष सोर्स। अप्रत्यक्ष सोर्स की बात करें तो धरती के ऊपर चलती है भाई स्मिक वेव्स, भूकंपीय तरंगे, और इन भूकंपीय तरंगों को P और S वेव्स हैं, वो बहुत हद तक आपकी जानकारी देती है धरती की आंतरिक संरचना की। जैसे कि P वेव जो है वो सबसे पहले धरती के निकलती जो है वो P वेव तीनों मीडियम में ट्रैवल करती है, ठीक है। लेकिन जो S वेव है ये सिर्फ सॉलिड मीडियम में ट्रैवल करती है। हालांकि जब S वेव निकलती है ना, तो आपने फिर S वेव को जब देखा तो आपने पाया कि पूरी धरती में ना, आपको मान लो यहाँ से निकल रहा है तो आपको यहाँ पे S वेव नहीं मिलेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर S वेव यहाँ से यहाँ तक आएगी, इसके नीचे S वेव नहीं चल पाई है, इसका कारण ये हुआ कि पक्का यहाँ पे लिक्विड होगा, क्योंकि S वेव लिक्विड में ट्रैवल नहीं करती है। तो आपने यहाँ से देखा कि हो ना हो धरती के बीच में पक्का लिक्विड पोर्शन भी होगा, क्लियर है, क्योंकि S वेव लिक्विड वेव उसमें मीडियम में ट्रैवल नहीं कर सकती है, सिर्फ सॉलिड में कर सकती है। यहाँ से आपने धरती की आंतरिक संरचना को थोड़ा सा और समझ लिया। नेक्स्ट भैया उल्कापिंड। उल्कापिंड धरती के टाइम पे ही बने थे, ये धरती पे आते हैं, धरती के वातावरण में एंटर करते हैं, और धरती का वातावरण इसकी बाहरी सतह को पूरी तरह से जला देता है, और अपने पास बिल्कुल छोटा सा हिस्सा इसके पास धरती में गिरता है। और उसी को देख करके हम पढ़ने की कोशिश करते हैं कि धरती की आंतरिक में क्या है, आंतरिक में है निकल और आयरन। तो मैक्सिमम जो आपके मीटराइट होते हैं ना दोस्तों, इनके कोर में भी आयरन पाया जाता है। तो इनका आयरन और अपना आयरन, इसका मतलब ये हुआ कि होगा क्या, कि धरती के कोर में आयरन पाया जाएगा, और धरती के कोर में आयरन पाया जाता है, ये याद रखना। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय क्षेत्र, घनत्व और धातु की उपस्थिति को दर्शाता है। मतलब आपका धरती चुंबक की तरह काम करती है, तो चुंबक की तरह काम करने का पर्पस क्या है, हो ना हो धरती के पास बीच में क्या होगा, धरती का एक्चुअल मैं तुमको बताऊँ ना, कोर से बाहर आता है आपके पास आउटर कोर, और आउटर कोर आपका थोड़ा सा सेमी मोल्टन फॉर्म में रहता है, और वहाँ पे पाया जाता है आपके पास आयरन। और उसी आयरन के मतलब वो कॉइल की भांति ना ऐसे घूमता है, ऐसे ऐसे करके घूमता है, और जब भी ऐसे कॉइल की भांति कोई चीज़ घूमती है, तो अभी मान करके चलो कि उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण उसमें क्या, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, और धरती आपकी उसी लिए एक मैग्नेट की तरह काम करती है, याद रखना इसको, क्लियर है। और ये भी आपके पास कब पता चला, जब तुमने गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय क्षेत्र को पढ़ा धरती का। इसलिए आपने इन इनडायरेक्ट और डायरेक्ट सोर्सों को मिलाया, और फाइनली आपने क्या बना दिया, आपने बना दी धरती की लेयर्स।
आपने धरती की परतें बना दी, और ये परतें आज तुमको जैसी दिख रही हैं, जितनी आसानी से तुम आज इनको देख पा रहे हो सकता है ये जब इंसान इसको पढ़ रहे होंगे और इसको बना रहे होंगे साइंटिस्ट, उनके लिए कितना डिफ़िकल्ट टास्क रहा होगा। क्लियर है? क्योंकि धरती पे आप मात्र 14 किलोमीटर डीप जा सके हो डायरेक्टली, उसके नीचे क्या है आपको नहीं पता है। आपने डिफरेंट सोर्सेस के आधार पर के अपनी एक 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 अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है, और उसी के आधार पे आपने धरती को लेयर्स के रूप में डिवाइड किया है। होपफुली यहाँ तक तुम्हें पूरी तरह से बातें क्लियर होंगी। अब मेजर के तौर पे, या मेजरली बात करूं, मुख्य आधार पे आपने धरती को 3 मुख्य लेयर्स में डिवाइड कर दिया। कितनी लेयर्स में? जोर से बोलेंगे बच्चों। आपने धरती को 3 लेयर्स में डिवाइड कर दिया। सबसे ऊपर की लेयर जो आपकी सबसे पतली लेयर भी होगी, ध्यान देना इसको, जिस पे हम इंसान रहते हैं, जितने भी आपके पास जीव जंतु पाए जाएंगे, जितने भी आपके पास सारी जो हमारी बेसिकली डे टू डे एक्टिविटीज़ रहती हैं, वो इसी लेयर में रहती हैं, और दिस इज़ दी थिनेस्ट लेयर ऑफ अर्थ, और इसका नाम रखा हमने क्रस्ट। क्लियर है? अब पिज़्ज़ा खाने वालों को वही वाला क्रस्ट है, ठीक है? ये क्या आपके पास क्रस्ट है, तो क्रस्ट आपके पास सबसे ऊपरी लेयर इज़ कॉल्ड क्रस्ट। क्रस्ट से नीचे उतरोगे तो आपके पास अगली लेयर आएगी दोस्त, और इस लेयर का नाम क्या है? मांटल। क्या नाम है इसका? मांटल। तो सेकंड लेयर कौन सी है आपके पास? मांटल। और मांटल से जैसे ही तुम अंदर की तरफ जाओगे तो आप पहुंच जाओगे धरती की तीसरी लेयर में, और धरती की तीसरी लेयर का नाम है कोर। तो मुख्यतः आपने धरती को 3 हिस्से में डिवाइड कर दिया। सबसे पहली लेयर आपके पास क्रस्ट है, उसके बाद दूसरे नंबर पे मांटल है, और तीसरे नंबर पे कोर है। अब हम एक एक करके आराम से इन लेयर्स को फर्दर डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि आपके पास धरती की बेसिकली लेयर्स किस तरह से काम करती है। सबसे पहले देखो क्रस्ट को। किसको देखो? क्रस्ट को। अब क्रस्ट की जब बात करता हूँ मैं, तो आपने हमेशा ये याद रखना क्रस्ट के केस में कि सबसे पहले बाहरी लेयर है, सबसे बाहरी लेयर है। क्लियर है? और सबसे थिनेस्ट लेयर भी है, पतली लेयर भी है। कितने किलोमीटर पतली है? तो याद रखना यार, क्रस्ट बेसिकली आपके पास 2 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है मित्रों? 2 टाइप की क्रस्ट होती है। ये मैं क्रस्ट ही बना रहा हूँ, इसको ध्यान देना। क्लियर है? क्रस्ट को मैं पहले बना लेता हूँ, फिर तुम्हें समझाता हूँ कि बेसिकली मैं बात क्या कर रहा हूँ। क्लियर है? ये सारी आपके पास जो रेड कलर में ड्रॉ की है मैंने, ये सारी क्या है? ये आपके पास क्या है? ये है आपके पास क्रस्ट। तो ये सारी आपके पास क्या है? ये क्रस्ट है। लेकिन क्रस्ट मैंने कहा तुमको 2 टाइप की है, तो 2 टाइप की इसलिए यार इरेज कर दिया। क्रस्ट आपके पास 2 टाइप की है। एक आपके पास क्रस्ट है जो ये वाली क्रस्ट है, और एक क्रस्ट ये वाली है। ये जो है इसके ऊपर मैंने क्या ड्रॉ किया था? पानी। तो पानी के नीचे वाली क्रस्ट को बोलते हो आप, क्या बोलते हो इसको? पानी के नीचे वाली क्रस्ट को बोलते हैं ओशनिक क्रस्ट। क्या बोलते हैं इसको? ओशनिक क्रस्ट। और ये वाली क्रस्ट क्या है? इसको बोलते हैं आप कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और हिंदी वाले इसको बोलेंगे महासागरीय क्रस्ट, और इसको बोलोगे आप महासागरीय, और इसको क्या बोलोगे? जो स्थल पे ऊपर, इसको क्या बोलेंगे? महासागरीय, और इसको क्या बोलते थे यार? महाद्वीपीय क्रस्ट। ठीक है, कॉन्टिनेंटल को महाद्वीपीय क्रस्ट बोलेंगे। ओशनिक क्रस्ट जो है दोस्त, वो हमेशा हैवी होगी। अब ये हैवी और लाइट का कारण ये है, अब कोई चीज़ हैवी होगी इसका मतलब क्या हुआ? उसको बनाने वाला मटेरियल हैवी होगा। यही बात होगी ना इसमें। बेसिकली कॉन्टिनेंट में जो क्रस्ट है ये बनती है आपकी ग्रेनाइट से। किससे बनती है? ग्रेनाइट से। याद रखना इसको। और हिमालय के कोर में ग्रेनाइट पाया जाता है भाई। और ओशनिक क्रस्ट बनती किसकी है? ओशनिक क्रस्ट बनती है बसाल्टिक रॉक से। किससे बनती है? रॉक्स से। अब रॉक्स को भी करेंगे हम, ठीक है? रॉक्स को पढ़ेंगे तब याद रखना। इसको ये बनती है बसाल्ट से, ये बनती है ग्रेनाइट से। और बसाल्ट थोड़ी सी भारी होती है, तो भारी है इसका मतलब इसकी डेंसिटी होगी कुछ। तो याद रखना कि ओशनिक क्रस्ट की डेंसिटी कितनी होती है, हालांकि यहाँ पे नहीं दी है, आपने याद रखना कि 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगी। ठीक है, 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब किसकी? ओशनिक क्रस्ट की डेंसिटी होगी। और आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की डेंसिटी कितनी थी दोस्त? 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो ये 2.7 है, ये 3 है, इट मीन्स ओशनिक क्रस्ट भारी होगी और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट लाइट क्रस्ट होती है। अब भारी और लाइटिंग मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अल्फ्रेड वेगनर भाई आएगा उस समय, और वेगनर भाई क्या बताता है? ठीक है, वेगनर तो खैर गलत बताता है कि वो तो ओशनिक और हाँ बेसिकली हाँ याद दिला दिया कि बेसिकली वेगनर जो देगा ना थ्योरी। अब देखो यार, कॉन्टिनेंट दूर जाते हैं बेसिकली ना, ड्रिफ्ट होती है कॉन्टिनेंट की, ये प्लेटें भी तैरती हैं, बस वो है इतना। हालांकि अभी इतना सा लेके चलो तुम, बाद में एक्सप्लेन कर दूंगी वेगनर क्या बोल के चला गया था। क्लियर है? अब देखो, अब मैंने कहा तुमसे कि आपके पास थिनेस्ट सबसे पतली है,
5 से 70 किलोमीटर, तो 5 कहाँ पे होगी? 5 होगी यहाँ पे ओशन के नीचे में, बहुत छोटी ले रही है। ओशन के नीचे देखो कितनी सी, 5 किलोमीटर के आसपास। यहाँ देखो, ये देखो ये वाली 5 किलोमीटर। यहाँ पे देखो, मतलब ओशन के अंदर तो ये 5 किलोमीटर होगी, लेकिन कॉन्टिनेंट के ऊपर कहीं कहीं ये 70 किलोमीटर पे है। ठीक है, 70 किलोमीटर के आसपास भी है ये। अगर हिमालय की बात करूँ तो वहाँ 70 किलोमीटर पाई जाती है। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मेड ऑफ ग्रेनाइट कितनी है? 30 से लेकर 5 से लेकर हालांकि 70 किलोमीटर के वेरी करती है। और ओशनिक क्रस्ट मेड ऑफ बसाल्टिक रॉक एंड थिन होती है, 5 से लेकर के 10 किलोमीटर वेरी कर सकती है ओशनिक क्रस्ट। उसके बाद आप ये क्रस्ट जो आपके पास दोस्त, ये बनी होती है 2 टाइप के मटेरियल से। जो आपकी क्रस्ट है बेसिकली उस बनती किससे? सियाल से। किससे? सियाल से। किससे बनती है? सिलिका और एल्युमिनियम से। सिलिका और एल्युमिनियम से। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि अर्थ क्रस्ट के ऊपर सबसे अबंडेंट क्रस्ट के ऊपर क्या पाया जाता है, तो क्रस्ट के ऊपर सियाल पाया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर तुमसे पूछा जाए कि अर्थ क्रस्ट के अंदर सबसे बेसिकली ज़्यादा मात्रा में कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं, तो आपने याद रखना है OCl। ठीक है, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाई जाएगी दोस्त, उसके बाद सिलिका होगी, उसके बाद एल्युमिनियम होगी। तो अर्थ क्रस्ट पे पाई जाने वाली सबसे अधिक मात्रा में कौन सी है? ऑक्सीजन है, उसका सिलिकॉन है, उसके बाद एल्युमिनियम है। और ह्यूमन में क्या पाया जाता है? ऑर्गेनिक में क्या पाया जाता है सबसे ज़्यादा? अगर तुमसे पूछूं तो आप में कार्बन सबसे ज़्यादा है। और यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा क्या है? इस ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा क्या है? हाइड्रोजन है। क्लियर है? और धरती की क्रस्ट पे सबसे ज़्यादा क्या है? ऑक्सीजन है। और अगर तुमसे पूछा जाए कि धरती की क्रस्ट के ऊपर पाए जाने वाली सबसे नंबर 1 धातु कौन सी है, सबसे अधिक धातु कौन सी है? ऑक्सीजन है, सिलिकॉन, एल्युमिनियम। भाई एल्युमिनियम होगी ना धातु, क्योंकि एल्युमिनियम धातु है। ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल, अधातु है। सिलिका भी अधातु है। सिलिका बेसिकली नॉन मेटल, नॉन मेटल में अगर पूछा जाए तो हमेशा याद रखना कि अल्युमिनियम इज दी लार्जेस्ट या सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली मेटल है अर्थ क्रस्ट के ऊपर। अब मैंने इसकी डेंसिटी भी बता दी। इसका घनत्व है बेसिकली कितना? 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ओशनिक क्रस्ट का, और कॉन्टिनेंट क्रस्ट का 3 के आसपास है। ये क्लियर है सारा? क्लियर है। अब इस सीमा बेसिकली इसको याद रखना कि इस क्रस्ट का दूसरा नाम क्या है? इस क्रस्ट का दूसरा नाम क्या है अपने पास? इस क्रस्ट का दूसरा नाम है सियाल। क्या बोलते हैं इसको? सियाल। क्लियर है? सियाल। सिलिका और एल्युमिनियम से बनी क्रस्ट को क्या बोलते हैं? हम सियाल बोलते हैं। अर्थ की क्रस्ट क्लियर होगी तुमको। अब चलो अगले पे चलते हैं। इसके बाद है मांटल। देखो अगर मांटल की जब बात करते हैं तो दूसरी लेयर है ये। क्रस्ट के बाद जो अगली लेयर आई है दैट इज मांटल। क्रस्ट के बाद अगली लेयर कौन सी है? मांटल। तो क्रस्ट पढ़ लिया हमने, उसके बाद आती है मांटल। अब मांटल जो लगभग 2900 किलोमीटर इसकी डेप्थ है। ये कितनी? 70 किलोमीटर मैक्सिमम थी यहाँ तक। उसके बाद 2900 किलोमीटर तक कौन सी चलती है? मांटल चलती है। क्लियर है? अब मांटल क्या है? मांटल का जो बाहरी हिस्सा नहीं, ये वाला यहाँ पे, इसको बोलते हैं ऊपरी मांटल या निचली मांटल। बाहरी ऊपरी मांटल, ठीक है, अपर मांटल। अपर मांटल में एक बहुत ही छोटी सी ऐसे फ्रजाइल सी, बहुत छोटी छोटी तो नहीं बोलेंगे, फ्रजाइल बोलेंगे, वीक। ठीक है, वीक लेयर पाई जाती है। वीक लेयर इतनी वीक लेयर है ये कि इसमें ना बेसिकली आपके जो रॉक्स पाई जाएंगी ना दोस्त, एक्चुअली होता क्या है ना, यहाँ पे जो रॉक्स पाई जाती हैं वो रॉक टेम्परेचर क्योंकि बढ़ रहा है, तुमको बताया मैंने, जैसे तुम यहाँ पे पहुँचोगे आपका टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाएगा कि ये रॉक जो है ये पिघल जाएंगी, इनका क्या आ जाएगा? मेल्टिंग पॉइंट ये रीच कर जाएंगी और घुल जाएंगी करके। और यहाँ से क्या होगा आपके पास? जो ये अपर मेंटल है इसी को आप बोलते हो क्या है? एस्थेनोस्फीयर। और इसी एस्थेनोस्फीयर से रॉक यहाँ पे घुल चुकी हैं। अगर रॉक यहाँ पे घुल चुकी हैं तो अगर जरा सा भी क्रस्ट में फॉल्ट हुआ, जरा भी क्रस्ट आपके पास, क्रस्ट में क्या हुआ, थोड़ी सी क्रस्ट टूटी, तो आपके पास ये मैग्मा बाहर आ जाएगा इन चैम्बर्स के थ्रू और आपकी धरती के ऊपर फैलना स्टार्ट कर देगा। और दोस्तों आपकी धरती के ऊपर जो क्रस्ट बनी थी उसका परमानेंट क्रस्ट बनने का कारण भी कहीं ना कहीं ये मांटल ही था। और कल मैं तुमको रॉक्स पढ़ाऊँगा तो वहाँ भी बताऊँगा कि बेसिकली आग्नेय चट्टानें, प्राइमरी चट्टानें होती हैं जो यहाँ से निकलता लावा उससे बनती है और उसी से फिर फाइनली आपकी सारी रॉक्स क्रिएट होती हैं। क्लियर है? आपके पास एस्थेनोस्फीयर कौन सी लेयर? अपर मांटल में पाए जाने, और यही प्राइमरी मोल्टन कॉज ऑफ प्लेट मूवमेंट। अब प्लेट मूवमेंट का क्या बताया इसने? इस लाइन का मतलब ये हुआ कि ये जो मैग्मा है यहाँ पे आपके पास ऊपर मैंने बताया तुमके पास यहाँ पे प्लेट्स है तुम्हारे पास। अब प्लेट से नीचे ये स्टेटमेंट बोल रही कि यहाँ पे आपके पास लावा है या मैग्मा है बहुत सारा, और ये कैसा है? ये लिक्विड है, ये सॉलिड है। तो लिक्विड के ऊपर सॉलिड रखना वाला, कभी नाव के पानी के ऊपर नाव रखना तो नाव के पानी के ऊपर क्या करती है? फ्लोट करती है। तो वैसे ही धरती के ऊपर ये प्लेट्स भी फ्लोट करती हैं, तैरती हैं और आपस में कभी नज़दीक आ जाती हैं, कभी दूर चली जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी हिमालय के निर्माण कैसे हुआ? इंडियन प्लेट ओशनिक यूरेशियन प्लेट से आकर के टकरा गई। वो टकराई क्यों? क्योंकि नीचे था क्या? लावा, और इसी लावा के ऊपर तैरती हैं ये। अल्फ्रेड वेगनर नहीं बता पाया था इसको, बाद में जा करके किसने बताया था? ये हरमन हेस ने। ठीक है, उसने कन्वेंशन करंट थ्योरी दी थी और ये तब देखेंगे जब हम कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, पर हालांकि यहाँ पे याद रखना कि ये लावा इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके पास प्लेट्स को मूव करवाएगा, इसके ऊपर प्लेटें तैरेंगी। और कहाँ पाया जाता है? एस्थेनोस्फीयर में। कैसी लेयर होगी? वीक लेयर होगी।
क्लियर है, समझ गए। इसके बाद लोअर मांटल। अब लोअर मांटल आपकी सॉलिड है। अब देखो यार, आपको जब किसी टीचर से पढ़ोगे तुमको ना सारे टीचर बोलते हैं कि आपके पास मांटल कैसी है, वो लिक्विड है। मांटल एक्चुअली में लिक्विड नहीं है। मांटल का ऊपरा हिस्सा ऊपरी, ऊपरा बोलते हैं ना, ऊपरी बाहरी, ठीक है। मांटल का ये हिस्सा ही लिक्विड है। नीचे, इसके नीचे जाओगे तो आपके पास ये मांटल का ये हिस्सा सॉलिड है भाई, ये सॉलिड है, ठीक है। तो याद रखना ये वाला हिस्सा मांटल का सॉलिड है, ये मांटल सॉलिड है। तो यही बता रहा है कि लोअर मांटल आपके पास कैसी है, सॉलिड है। अपर मांटल इज लिक्विड, लोअर मांटल इज सॉलिड। और यहाँ पे पाया जाता है मेनली आपके पास सिलिका और मैग्नीशियम, इसीलिए इस लेयर का दूसरा नाम क्या है, सीमा। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा, इससे हमने पहले पढ़ा था सियाल। तो अगर तुमसे याद ना हो सके तो उसको उल्टा कर दो, क्या है, आलसी है। आलसी कौन है, आलसी एक सीमा नाम की लड़की क्या है, आलसी है। इसके बाद याद रखना कि आलसी कौन, सीमा। और अगली लेयर है उसको बोलते हैं नीफे, यहीं पे बता रहा हूँ, नीफे। आलसी है कौन, सीमा। और सिर्फ खाना नहीं बनाती है, बनाती क्या, सिर्फ खाती क्या, वो फैनी होती है ना, फैनी, फैनी जो होती है, ठीक है, वो फैनी ही खाती है सिर्फ, क्योंकि वो बनाने में आसान होती है, दूध में डाल दो, मैदे बेसिकली अनहेल्दी होती है टोटली। लेकिन सीमा आलसी, आलसी कैसी है, आलसी कौन है, सीमा। और इसीलिए वो क्या करती है, सिर्फ फैनी खाती है। अगर तुमको ऐसे याद ना हो सके तो इस तरीके से याद करने की कोशिश करना। ये क्रस्ट, ये मांटल और ये आपकी कोर जो इसके बाद देखेंगे इससे बनती हैं। यही बोल रहा है कि आपके पास सिलिका और मैग्नीशियम से बनता है, इसलिए इस लेयर को सीमा लेयर कहते हैं। एवरेज डेंसिटी यहाँ पे बढ़ जाएगी और ये लगभग 5 के ऊपर चली जाएगी भाई, क्लियर है। 5 ग्राम पर सेंटीमीटर की हो जाएगी, डेंसिटी बढ़ जाएगी। उसका रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वेक्शन करंट, यही बात कर रहा था मैं, दैट कॉज अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिक एक्टिविटीज़, इस पे भी आएंगे। बस याद रखना कि ये कन्वेक्शन करंट होते हैं इसके कारण, और उसी के कारण प्लेटें आपस में टकराती हैं, तैरती हैं बेसिकली। तो टकरा के अभी दूर चले जाएंगे, पास आएंगे, जब टकराएंगी तो पहाड़ भी बनते हैं, वो कल की क्लास में देखेंगे, क्लियर है। मांटल क्लियर है तुमको। मांटल के बाद देखो, अब मांटल ना, मांटल और क्रस्ट को एक बार साथ में पढ़ते हैं ताकि तुमको प्लेट्स भी बता देता हूँ। देखो यार, पूरी क्रस्ट, क्रस्ट कौन सी, अपर क्रस्ट भी और लोअर क्रस्ट भी। मांटल कौन सी, मांटल वो कौन सी, मांटल सिर्फ सॉलिड पार्ट मांटल का। जब तुम क्रस्ट पूरी, क्रस्ट क्या, क्रस्ट पूरी, और मांटल का कौन सा हिस्सा, सॉलिड वाला हिस्सा। क्योंकि देखो तुम, फॉर एग्जांपल अगर तुम गांव में रहते हो और तुमने जाना है बड़ी सी सिटी में, क्लियर है, तो ऐसा तो है नहीं कि तुम गांव से निकले और एकदम से बड़ी सिटी में पहुंच गए। बीच में तुमको ऐसे टाउन भी आएंगे ना, जो ना शहर होंगे ना गांव होंगे, या बेसिकली वो गांव से तो एडवांस होंगे लेकिन उस सिटी से बहुत ही ज़्यादा पीछे होंगे, क्लियर है। तो वे वही बात कर रहा हूँ मैं कि आपके पास, आप जब क्रस्ट से मांटल की ओर जाओगे तो बीच में आपको क्या दिखेगा, थोड़ा सा सेमी मॉल्टन सा हिस्सा दिखेगा, ना गाँव ना शहर। तो आपके पास क्रस्ट कैसी थी, क्रस्ट आपके सॉलिड थी, लेकिन आपके पास नीचे चले गए तो यहाँ पे आपके पास क्या है, और एक सॉलिड पार्ट आएगा, किसका, अपर मांटल का। तो याद रखना कि क्रस्ट पूरी और मांटल का सॉलिड पार्ट मिलकर के बनाता है लिथोस्फीयर। बहुत इंपॉर्टेंट है लिथोस्फीयर, इसको लिख लो। देखा मेरी राइटिंग वैसे गंदी है और तुमको वैसे भी दिखेगी, इसको मैं इरेज करके दोबारा से लिख देता हूँ। इसको लिखो आप, लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर, लिथो LITHO, लिथोस्फीयर। और ये लिथोस्फीयर बेसिकली यही है आपके पास प्लेट्स, लिथोस्फीयर प्लेट्स। जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बाद में आएगी ना, जो बताएंगे कि आपके पास अच्छा पेंजिया उगरता था, फिर वो टूटा, फिर उससे गोंडवाना और अंगारा लैंड, और गोंडवाना दो अलग अलग, सॉरी अंगारा लैंड और क्या था, ऊपर वाले को अंगारा लैंड, नीचे वाले गोंडवाना लैंड, दो डिफरेंट डिफरेंट सुपर कॉन्टिनेंट टूटे, और उनसे फिर आज के जितने भी कॉन्टिनेंट बने हैं जिससे वो सारे उनसे निकले हैं। तो कैसे बता रहे हैं वो, उन्हें लिथोस्फेरिक प्लेट के बारे में बात करें। और लिथोस्फेरिक प्लेट बनी कैसे, आपकी क्रस्ट पूरी और मांटल का सॉलिड पार्ट, ये मिलकर के लिथोस्फेरिक प्लेट बनाती है। और लगभग ये 200 से 400 किलोमीटर के बीच में, ऐसे कहो कि 200 किलोमीटर इसकी टोटल क्या होगी, टोटल बिड्थ होगी, इनकी मोटाई होगी, क्लियर है, समझे नहीं समझे। होपफुली तुम ये सारी मांटल को अब समझ गए होंगे। और मांटल का जो वीक हिस्सा है जहाँ से लावा निकलता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एस्थेनोस्फीयर। और एस्थेनोस्फीयर लिक्विड है, लेकिन आपके पास मांटल एक्चुअल में सॉलिड है। और सॉलिड क्यों है, क्योंकि मांटल के पास देखो आपका सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है, और मांटल में आपके पास ग्रेविटी, सॉरी डेंसिटी जो है वो इंक्रीज़ कर गई अब, है ना, 5 पहुँच की है। नेक्स्ट होपफुली ये क्लियर होगा। अगर चलते हैं कोर पे ऊपर। अब कोर की जब बात कर रहा हूँ मैं, तो याद रखना यार, कोर सबसे भीतरी है। कोर को भी 2 हिस्से में डिवाइड करो। अब बिगिंस एट 2900 पे वो खत्म हुई थी, 2900 किलोमीटर के बाद ये चालू होगी, ये 2900 पे दूसरी खत्म हुई, 2900 से मैडम चालू, कोर चालू होगा, सॉरी, और जा करके 6371 टोटल जो आपके पास
टोटल ये क्या बोलेंगे डेप्थ है वहाँ तक चली जाएगी। तो इसके बीच में क्या है सारी, ये अर्थ के सेंटर तक जाएगी कोर। तो अर्थ के सेंटर में क्या पाया जाता है, अर्थ के सेंटर में कोर पाई जाती है। कोर सबसे आंतरिक है, भीतरी है, क्लियर है। इसको क्रोड बोलते हैं हिंदी में। अब कोर को भी दो इक्वल पार्ट में लूँगा, एक बाहरी एक अंदर की लेयर। अब बाहरी लेयर यहाँ भी कैसी है, बाहरी लेयर यहाँ भी लिक्विड है। अगर आपसे पूछा जाए कोर जो है वो दो हिस्से में तोड़ूंगा कोर को भी, एक आउटर कोर, ये आउटर कोर है उसी, ये इनर कोर है। आउटर कोर कैसी, आउटर कोर भी लिक्विड है, ये भी सेमी मॉल्टन स्टेट में है, क्योंकि यहाँ पे जो आपके पास आयरन है उसके साथ कुछ इम्प्योरिटीज़ पाई जाती है। और आयरन जब इम्प्योरिटी के साथ मिलता है तो आयरन की मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। और यहाँ पे आयरन का मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया, इसीलिए आयरन जो है यहाँ पे जल्दी घुल जाता है। इसके नीचे जैसे जाओगे तो यहाँ पे तुमको मिलेगा इनर कोर में प्योर आयरन। क्या मिलेगा इनर कोर में, प्योर आयरन। और प्योर आयरन का मेल्टिंग पॉइंट जो गलनांक, गलनांक बोलते हैं ना, क्वथनांक, क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट होता है और गलनांक होता है शायद हिंदी में ना, गलनांक पॉइंट जो है इसका वो बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए यहाँ पे जो आयरन पाया जाएगा, बेसिकली आयरन मिलता है, ये बता दिया मैंने यहाँ पे, वो आयरन जो होगा वो सॉलिड फॉर्म में होगा, क्लियर है। तो अगर बात करें तो आपकी कोर भी लिक्विड हो सकती है, इनर कोर सॉलिड होगी ड्यू टू इमेंस प्रेशर। इमेंस प्रेशर के कारण भी है, बेसिकली ये पुराना लॉजिक है, क्लियर है। हर सभी इसको ही फॉलो कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में याद रखना कि आपके पास यहाँ पे आयरन पाया जाता है प्योर फॉर्म में, और प्योर आयरन की जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा है। इसीलिए यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होने के कारण ये सॉलिड में ना घुलता नहीं है। प्रेशर है टू सम एक्सटेंट, प्रेशर इज़ ट्रू, लेकिन एक टाइम के बाद प्रेशर जो है वो बढ़ाना इम्पॉसिबल हो जाता है, क्लियर है। अब ये ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, एक बार इसको रीड कर लो और इसके बाद एक बार देख लो कि टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है। देखो आउटर कोर लिक्विड, आयरन निकल होता है, इसके बाद सॉलिड इमेंस प्रेशर के कारण, साथ में आयरन यहाँ पे प्योर है इसलिए ये घुलता नहीं है। कंपोज्ड ऑफ निकल एंड आयरन, इसी को नीफे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नीफे लेयर, वही बता दिया। क्रस्ट को क्या बोला, क्रस्ट को बोल दिया सियाल, या फिर मैंने बोलता था आलसी। आलसी कौन, सीमा। तो अगली लेयर कौन सी थी, मांटल। मांटल को सिलिका और मैग्नीशियम से। और ये कौन सी है, ये कोर है। कोर बनी किससे, निफे से या निकल या फैनी, या मैंने कहा था आलसी सीमा क्या खाती है, फैनी खाती है। तो सिर्फ फैनी खाती है, इसलिए ये आयरन और निकल से बनी हुई क्लियर है कौन सी, कोर। होपफुली ये तुमको क्लियर होगा। अब यहाँ पे आपके पास जो डेंसिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी, 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के आसपास डेंसिटी इंक्रीज़ कर जाएगी। उसी के साथ टेम्परेचर भी बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा। और आपके पास सोर्स ऑफ अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है। बताया क्यों, क्योंकि लिक्विड आयरन है भाई, इसका लिक्विड आयरन आउटर कोर का। और वो कैसा घूम रहा है, मैंने कहा ऐसे ऐसे कॉइल 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 करके घूम रहा है, ऐसे ऐसे कॉइल बना रहा है। जब कॉइलिंग फॉर्म में वो यहाँ पे घूम ही जा रहा है, तो इसी से क्या क्रिएट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर है। उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, क्योंकि देखो यहाँ पे तो घूम ही तो रहा है ना वो ऐसे करके, और अर्थ भी रोटेट कर रही है। तो जब भी कोई चीज़ रोटेट करेगी और उसके अंदर ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड पाई जाती है ऐसे करके ना, उसी मैग्नेटिक फील्ड का जन्म होता है किससे, अर्थ की सोर्स है मैग्नेटिक फील्ड। और जब तुमको बताऊंगा मैग्नेटिक फील्ड का क्या सीन होगा, मैग्नेटिक फील्ड इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अर्थ के बाहर ना आपके पास देखो, अर्थ के पास ऐसे, अर्थ ऐसे मैग्नेटिक की तरह काम करती है, जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो ऐसे ऐसे जैसे मैग्नेटिक, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करते हो ना अर्थ की, ऐसे ऐसे करके। और सूर्य से क्या निकलती हैं, सूर्य से निकलते हैं बहुत, सूर्य से बेसिकली ना सोलर फ्लेयर्स निकलती हैं ऐसे करके। और वो जैसे ही यहाँ पे एंटर करती हैं, इसके साथ इंटरेक्ट करती है ना, हमारे मैग्नेटिक फील्ड उससे बचाती है हमको, ऐसा समझ लो तुम फिलहाल के लिए, क्लियर है। और उससे क्या बनती है, ऐसे लाइट, बड़ी सुंदर सुंदर लाइटिंग निकलती है उस मैग्नेट। जब अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में सूर्य से आने वाली सोलर फ्लेयर्स का कॉन्टैक्ट होता है तो आपको क्या दिखती है, लाइट्स दिखती हैं। और नॉर्थ हेमिस्फीयर में दिखती हैं और साउथ हेमिस्फीयर, दोनों जगह दिखती हैं। इनको क्या बोलते हैं, अरोरा लाइट्स, ठीक है। नॉर्वे साइड चले जाओ, वहाँ पे इनका टूरिज्म होता है भाई भयंकर करके, क्लियर है। लोग देखने जाते हैं इसको, रंग बिरंगी लाइट होती है आसमान में रात को, क्लियर है तुमको। ये सोर्स ऑफ अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आयरन। अब डिसकंटिन्यूटी पे आ जाते हैं। अब डिसकंटिन्यूटी अब आपको समझ भी होंगे, डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या हुआ, कि आप अर्थ की एक लेयर से दूसरी लेयर में जाओगे तो एकदम से जंप नहीं करोगे दोस्त, आपके बीच में कुछ डिसकंटिन्यूटी पाई जाएंगी। अब क्रस्ट को दो इक्वल हिस्से में तोड़ेंगे, हर लेयर को तुम दो इक्वल पार्ट में तोड़ लो। क्रस्ट को क्या करो, अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट। अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को कौन तोड़ता है, कोनो। उस डिसकंटिन्यूटी को क्या बोलते हैं, कोनो रॉड डिसकंटिन्यूटी। क्या बोलते हैं इसको, कॉनराड डिसकंटिन्यूटी। कौन सी है, अपर क्रस्ट, क्रस्ट के बीच में, अपर और लोअर क्रस्ट के बीच में कॉनराड डिसकंटिन्यूटी। अब अगली क्या है, क्रस्ट और अपर मांटल आएगा। क्रस्ट लोअर मांटल, सॉरी लोअर क्रस्ट और अपर मांटल के बीच में कौन सी है, मोहोविक। ये इंपॉर्टेंट है, इसको तुम स्टार कर लो, क्योंकि देखो अपर क्रस्ट या लोअर क्रस्ट
अपर क्रस्ट, सॉरी लोअर क्रस्ट, या फिर अपर मांटल बोलूँ, या इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ, क्रस्ट और मांटल के बीच में कौन सी भाई, तब भी कौन सी होगी, मोरोविक होगी, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। क्लियर। उसके बाद देखो अपर मांटल आ गया, अब उसके बाद निचला लोअर मांटल आ गया। अपर मांटल और लोअर मांटल के बीच में कौन सी होती है, रेपिटी। क्लियर है। अपर मांटल लोअर मांटल के बीच कौन सी, रेपिटी डिसकंटिन्यूटी। उसके बाद आप नीचे आ जाओ, नीचे के आप जब पहुँचोगे, आप पहुँच जाओगे मांटल और आउटर कोर के बीच में, मतलब लोअर मांटल और आउटर कोर के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी मिलेगी उसका नाम है गुटेनबर्ग। और या मैं ऐसा कहूँ कि अपर या फिर आउटर कोर या फिर लोअर मांटल के बीच में, या ऐसा कहूँ कि मांटल और कोर के बीच में, तो वैसे ही पूछ सकता है आपसे पेपर में एग्जामिनर। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली गुटेनबर्ग भी और मोहरोविक भी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मांटल और कोर के बीच में कौन सी है तो गुटेनबर्ग होगी, और अगर आपसे पूछे मांटल और क्रस्ट के बीच में कौन सी है तो मोहरोविक होगी। क्लियर है। उसके बाद आ जाओ आउटर कोर और इनर कोर के बीच में कौन सी है, लीहमैन डिसकंटिन्यूटी बिटवीन आउटर कोर एंड इनर कोर। अब इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है, उसको याद कर लेना। बस तुमको एक कॉर्नर रॉड जो है इसको याद कर लेना, एक याद करना तुम कॉर्नर रॉड। कॉर्नर रोड के बाद तुमको एक ट्रिक है कि आपने क्या करना है, आपने याद रखना है कि मे राम गाइड लक्ष्मण की स्पेलिंग होते हैं लक्ष्मण, ठीक है, ये लक्ष्मण होगा, ठीक है, लक्ष्मण, मे राम गाइड लक्ष्मण। तो कॉर्नर रोड तुम याद कर लो, मे से कौन सी, मोहरोविक, राम से रेपेटी, जी से गाइड से गुटेनबर्ग, और लक्ष्मण से लक्ष्मण की मे राम भगवान जो है मे राम गाइड लक्ष्मण, कि राम भगवान जो है ये प्रेयर कर रहे हो तुम्हें ना, मे राम गाइड लक्ष्मण। तो इसको याद कर लो, मे राम गाइड लक्ष्मण। बस कॉर्नर याद कर लो, सबसे पहली है, और मे राम गाइड लक्ष्मण, एम से मोहरोविक, आर से रेपेटी, जी से गुटेनबर्ग, एल से लेहमैन। इसमें से ये गुटेनबर्ग और मोहरोविक तो बिल्कुल नहीं बोलनी है करके। क्लियर है। तो ये सारी आपके पास डिसकंटिन्यूटी होगी ऑफ अर्थ क्रस्ट। अब सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। पर इससे पहले जो हमने पास MCQs थे एक बार उनको देख लेते हैं, और अब देखते हैं कि तुमसे वो बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। चलिए पहले मुझे बताओ कि विच, इसमें देखो वाई इज़ द इनर कोर इनर कोर सॉलिड क्यों है, इनर कोर सॉलिड इसलिए है क्योंकि, क्यों इनर कोर सॉलिड, क्योंकि प्रेशर के कारण पहली बात, और दूसरा प्योर आयरन है जो कि जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, बता दिया मैंने, इसलिए उस, और डाइस्ट्रॉफिज्म ना हम कल करेंगे इसको, जब लैंडफॉर्म पढ़ेंगे फिर बताऊंगा तुमको कि धरती के ऊपर जितने भी लैंडफॉर्म बनेंगे उसके ऊपर कुछ फोर्सेज लगती है, कुछ एंडोजेनिक होती है, कुछ एक्सोजेनिक फोर्सेज होती है, फिर वो एंडोजेनिक एक्सोजेनिक के टाइप में आता है ये सब। क्लियर है। इसको तब देखेंगे। अपने पास क्या आएगा, डिस्टिंग्विश बिटवीन मोहरोविक बाउंड्री और लेहमैन बाउंड्री। अब मोहरोविक बाउंड्री और इसके बीच में क्या डिफरेंस है ये तुमको पता होना चाहिए। ये सबसे अंदर वाली ये मे राइम गाइड तो सबसे ऊपर वाली होगी। अब देखो एक बार करो, विच डिसकंटिन्यू सेपरेट क्रस्ट एंड मांटल। अब बताओ भाई क्रस्ट और मांटल को कौन सेपरेट कर रही थी, गुटेनबर्ग कर रही थी, लेहमैन कर रही थी, मोहरोविक कर रही थी, या फिर रिएक्टर नाम की तो डिसकंटिन्यू पढ़ाई नहीं, गुटेनबर्ग थी, लेहमैन थी, मोहरोविक थी। देखो बताओ क्या क्या ट्रिक थी अपने पास, ट्रिक से याद करने की कोशिश करो। कॉर्नर रॉड तो याद करनी थी, तो कॉर्नर रॉड तो ऊपर सिर्फ क्रस्ट में थी। उसके बाद मे राम गाइड लक्ष्मण, तो यहाँ पे ये वाली कौन सी थी, क्रस्ट और मांटल के बीच में कौन सी होगी, बताओ भाई कौन सी थी, एम से कौन सी, मोहरोविक, यही पूछा है, क्रस्ट और मांटल के बीच में मोहरोविक। उसके बाद अगली आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ द इन्फॉर्मेशन अबाउट द अर्थ इंटीरियर। क्या भाई इनडायरेक्ट सोर्स अर्थ के इंटीरियर का, माइनिंग नहीं, तुम डायरेक्ट माइनिंग करते हो, ड्रिलिंग भी माइनिंग, लावा भी है, सिस्मिक वेव्स, भूकंपीय तरंगें कैसी है, इनडायरेक्ट सोर्स हैं भाई। ठीक है। अगली बताओ, विच इज़ द डेंसिएस्ट, घनत्व सबसे अधिक किसका है, कौन सी लेयर का, डेंस सबसे ज़्यादा डेंस कौन सी लेयर है, जो अंदर होगी भाई वही डेंस होगी, तो सबसे इनर कोर। ठीक है, इनर कोर सबसे क्या होगी, डेंस होगी, 13 से ज़्यादा इसकी डेंसिटी होती है, 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से। और देख लिया। गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी बताओ भाई, लाइज बिटवीन विच टू लेयर्स, गुटेनबर्ग क्या थी, फिर से लिखो, कॉनराड, मे राम गाइड लक्ष्मण। तो गुटेनबर्ग किसके बीच में थी, गुटेनबर्ग इससे ऊपर मांटल और नीचे कोर स्टार्ट हो जाती है भाई। तो अपर कोर और लोअर मांटल के बीच में, या फिर मांटल और कोर के बीच में कौन सी थी, मांटल और कोर है कहीं पे, मांटल और कोर ये है। ठीक है, इसके बीच में कौन सी है, गुटेनबर्ग, और लेहमैन किसके बीच में, इसके बीच में, इनर और आउटर कोर के बीच में, और क्रस्ट और मांटल के बीच में, हमने देख ली भाई। क्लियर है। तो ये सारे थी आपके पास जितने भी, हाई होपफुली आपको तुमको ये समझ आ गया होगा। देखो यार रिवाइज़ करो चीज़ों को, मल्टीपल टाइम रिवाइज़ करो, तब जा करके अच्छी सी चीज़ें दिमाग में जाएंगी। अगली क्लास में मिलते हैं, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।